हेलो एंड वेलकम टू सी लतीफ्स एकेडमी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूनियन बजट 2022 जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो चुका है और हमारी चैनल पे डिटेल्ड एनालिसिस लगातार आ रहा है यूनियन बजट का। एंड आई होप आप उन वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे। अभी इस वीडियो में जो हम अमेंडमेंट्स की बात करेंगे वो स्पेसिफिक है टुवर्ड्स द क्रिप्टो करेंसी, यानी क्रिप्टो करेंसी को लेके जो भी अमेंडमेंट्स हुई है इस यूनियन बजट में जो कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, उनको हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अमेंडमेंट हुई है, कहां कहां पे अमेंडमेंट हुई है और आने वाले फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर्स के लिए कैसे हमें उसको अपना टैक्स रिटर्न में शो करना पड़ेगा। जैसा कि आप ये भी जानते होंगे कि अभी 2 महीने पहले मैंने क्रिप्टो करेंसी की टैक्सेशन के रिलेटेड एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया था, जहां पे हमने अंडरस्टैंड किया था कि एक्चुअल एग्जिस्टिंग टैक्स पोजीशन क्या है और इसके बारे में जो डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट का व्यू है वो क्या हो सकता है आने वाले सालों में। तो वहां पे हमने एनालाइज किया था कि कहां कहां पे आप क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम को जो है वो रिटर्न में दिखा सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज उसमें बन रही है। तो अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या वो वीडियो अभी भी रेलेवेंट है, तो मैं आपको ये बताऊंगा यहाँ पे कि जो फाइनेंशियल ईयर अगर हम 20-21 और 21-22 की बात करें, जो भी इनकम अर्न हुई है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 या 21-22, उसके लिए वो वीडियो बिल्कुल रेलिवेंट है। तो आप अपनी इनकम को जो वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है उसके हिसाब से शो कर सकते हैं, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2022, दैट इज टू से फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, वहां पे आपको जो नया टैक्स लॉ आया है, जो अमेंडमेंट्स आई हुई है, आपको उनके हिसाब से क्रिप्टो करेंसी की इनकम जो है वो अपनी आईटीआर में दिखानी पड़ेगी। ठीक है। एंड आई होप आप सबको ये भी पता होगा कि फाइनेंस बिल 2022 का क्या मतलब है। तो जिन स्टूडेंट्स को पता है उनकी नॉलेज रिफ्रेश हो जाएगी, जिनको नहीं पता है उनकी नॉलेज के लिए, जब भी गवर्नमेंट को बजट के जरिए अमेंडमेंट करनी होती है वेरियस एक्ट में, लाइक हमारे पास जीएसटी के लिए अपना एक्ट है, हमारे पास इनकम टैक्स के लिए अपना एक्ट है, एक्साइज के लिए अपना एक्ट है, हमारे पास कस्टम्स के लिए अपना एक्ट है। तो जब बजट के टाइम पे गवर्नमेंट को डिफरेंट एक्ट्स में अमेंडमेंट करनी होती है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट एक फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करती है जिसमें ये कहा जाता है कि कौन कौन से एक्ट में कौन कौन सा सेक्शन जो है वो अमेंड होगा। और जब वो फाइनेंस एक्ट बन के पास हो जाता है, तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस फाइनेंस एक्ट जो एक्ट्स के बारे में और जो सेक्शंस के बारे में बात की होती है फाइनेंस बिल में, वो अमेंड माने जाते हैं जब ये फाइनेंस बिल पास होगा। तो एक एक करके एक्ट्स अमेंड नहीं होते, फाइनेंस बिल में जितने भी एक्ट्स अमेंड करने वो एक साथ हो जाते हैं। तो प्रोसेस क्या रहेगा, पहले फाइनेंस बिल आएगा, इस पर डिस्कशन होगा, ये फाइनेंस एक्ट बनेगा और इस एक्ट के जो वजह से जो है डिफरेंट एक्ट्स है जो अमेंड हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या चेंज हुई है। सबसे सिग्निफिकेंट बात जो है इस बजट की, कि मैं ये कहूंगा कि ये जो बजट है ये एक लैंडमार्क है या एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है कि इंडिया का जो मूवमेंट है टुवर्ड्स वर्चुअल करेंसी, क्योंकि पहली बार एक लीगलाइज्ड फ्रेमवर्क में इस चीज को एड्रेस किया गया है। अभी तक हम क्रिप्टो करेंसीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे थे, आरबीआई के प्रेस रिलीज में सुन रहे थे, एक कोर्ट केस में इसकी बात आई थी, लेकिन फर्स्ट हैंड गवर्नमेंट ने अभी पहली बार इस चीज को टैकल किया है लीगली। तो इसका ये मतलब हुआ कि क्रिप्टो करेंसी इज देयर टू स्टे, ये अब हमारा फ्यूचर है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने पहली बार इस चीज को एड्रेस किया है। तो जो पहला सिग्निफिकेंट चेंज है इस बजट के जरिए वो ये है कि जो हमारी जुबानों पे चढ़ा हुआ था एक टर्मिनोलॉजी क्रिप्टो करेंसी, गवर्नमेंट ने पहले उस जो जो हमारी साइकी बनी हुई थी उसको हिट करने के लिए इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो चेंज कर दिया। तो अभी के लिए जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एफएम ने की थी बजट के बाद, प्लस अगर हम फाइनेंस बिल को एनालाइज करें, तो अभी के लिए जो क्रिप्टो करेंसी वर्ड है उसका यूजेज गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या चाहता है कि ये जो सारे टाइप के टोकन्स है, जो वर्चुअल टोकन्स मार्केट में मिल रहे हैं, चाहे वो क्रिप्टिक कॉइन्स हो, चाहे वो कोई भी टोकन हो, चाहे वो एनएफटीज हो, या चाहे वो भी मेटावर्स की बात चल रही हो, ऐसे सारे एसेट्स को गवर्नमेंट एक स्पेशल एसेट क्लास मानता है और इनको नाम दिया गया है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने क्या इंटेंशन है यहाँ पे, वो ये चाहते हैं कि हम डिस्करेज करें यूजेज ऑफ वर्ड क्रिप्टो करेंसी। और स्पेसिफिकली यही वर्डिंग जो थी वो एफएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थी। उन्होंने ये कहा कि जो क्रिप्टो करेंसी है, उनके वर्ड्स क्या थे कि जो करेंसी है, करेंसी हम उसी चीज को कहेंगे जो गवर्नमेंट इशू करे, चाहे वो पेपर फॉर्म में हो
या क्रिप्टिक फॉर्म में हो, कोडेड फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन करेंसी हम उसको तभी कहेंगे जब उसको इशू करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, कैसे करेगी? थ्रू आरबीआई। बाकी जो भी मार्केट में अभी है, जो भी कॉइन्स अभी मार्केट में है, गवर्नमेंट उनको करेंसी नहीं कहेगी, उनको जस्ट हम वर्चुअल डिजिटल एसेट बोल सकते हैं। चाहे वो ये कॉइन्स हो, ये टोकन्स हो, चाहे वो एनएफटी हो, या चाहे वो आजकल मेटावर्स हो, इनमें से कोई भी चीज अगर आप होल्ड कर रहे हैं, कोई भी एसेट होल्ड कर रहे हैं, तो आप इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट बोलेंगे, जो गवर्नमेंट की टर्मिनोलॉजी है। इसके साथ ही ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया कि इस फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट अपनी जो है डिजिटल करेंसी जो है उसको इशू करने वाली है। ठीक है, और जब गवर्नमेंट अपनी क्रिप्टिक करेंसी इशू करेगी कोडेड फॉर्म में, तो वो करेंसी ही मानी जाएगी। इससे एक और चीज भी हमें पता चली कि जो ब्लैंकेट बैन की बात हो रही थी, प्रोहिबिशन की बात हो रही थी, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रोहिबिशन सबसे स्ट्रिक्ट मेजर होता है, उसके बाद आता है रेगुलराइजेशन, और लास्ट का स्टेप होता है लीगलाइजेशन। तो अभी जो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी तो ये है कि ब्लैंकेट बैन जो है वो अब नहीं होगा, बिकॉज गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज कर रही है एज एसेट क्लास। तो इसका मतलब है इस पे बैन जो है, प्रोहिबिशन जो है वो अनलाइकली है। हाँ, ये जो लीगल टेंडर है वो नहीं बनेगा। लीगल टेंडर आपका कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं बनेगी। लीगल टेंडर वही करेंसी बनेगी जो करेंसी गवर्नमेंट इशू करेगी, वही लीगल टेंडर माना जाएगा। बाकी कोई भी करेंसी आपकी लीगल टेंडर में फॉल नहीं करेगी, ये चीज गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की है। अब एक और बात एफएम ने की थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको हम थोड़ा सा एनालाइज करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो करेंसी है वो तभी करेंसी है जब उसको गवर्नमेंट इशू करे। एक्चुअली उन्होंने ये बात कहां से ली थी? हमारे पास एक एक्ट है फेमा, एक एक्ट हमारे पास है फेमा 1999। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, करेंसी, इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी की डेफिनेशन दी गई है इस एक्ट में। तो वहां से हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट यूज किया था, हमने वहां से बोरो किया था कि करेंसी या इंडियन करेंसी तभी करेंसी है जब उसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखें, करेंसी कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा चीज है जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन सकता है। अगर 2, 3, 10 एक ग्रुप ऑफ कंपनीज डिसाइड करे कि हम एक पर्टिकुलर किसी एसेट क्लास को एज मोड ऑफ ट्रांजेक्शन ले सकते हैं, तो तब वो करेंसी ही कहलाई जाएगी। तो डिस्टिंक्शन ये था कि जो क्रिप्टो करेंसीज है ग्लोबली तो वो एज अ करेंसी ऑपरेट कर रही है। आपकी बहुत सारी कंपनीज जो है जिनको जो एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज अगेंस्ट अ कंसिडरेशन। लेकिन अगर हम लीगल टेंडर की बात करें तो लीगल टेंडर इंडिया में आज की डेट में क्रिप्टो करेंसीज नहीं है, लेकिन ग्लोबली एक करेंसी की शेप ले रही है। तो उस सेंस में इट इज अ करेंसी, बट हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है। तो उन्होंने सिरे से ही नकारा था कि ये करेंसी नहीं है, करेंसी तभी बनेगी जब गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है, तो ये भी पता चल गया कि ब्लैंकेट बैन जो है वो इस पे अनलाइकली है। तो अब हम समझते हैं कि कहां कहां पे गवर्नमेंट ने एड्रेस किया है इस वीडीएस को। हम वीडीएस समझ गए, तो सबसे पहले 3 या 4 जगह पे मुझे जो है इस बजट में वीडीएस के बारे में डिस्कशन मिला। जो पहला था, एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है 115 BBH, जहां पे बात हुई है कि वीडीएस को कैसे टैक्स करेंगे। एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है 194S, जहां पे बात हुआ है कि जब हम वीडीए ट्रांसफर करेंगे उस पर टीडीएस लगेगा। और एक सेक्शन जो सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशंस का रहता है, वहां पे 47A क्लॉज इंट्रोड्यूस हुआ है, सब सेक्शन 47A इंट्रोड्यूस हुआ है, जहां पे वीडीए को डिफाइन किया गया है। और इसके अलावा सेक्शन 56 जो हमारा अदर सोर्सेस का सेक्शन रहता है, वहां पे बी अमेंडमेंट की गई है, जहां पे वीडीए को इंक्लूड किया गया है। हम इन सारी अमेंडमेंट्स को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं क्या क्या है हमारे पास। 115 वाले जो हमारे पास जो सीरीज है सेक्शंस की, आपको पता होगा कि वो डील करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इनकम्स के साथ। यानी जो भी इनकम गवर्नमेंट चाहता है कि वो नॉर्मल हमारे जो 5 हेड्स है उनसे बाहर रहे, उन पे सेपरेट टैक्स रेट लगे और उनको डिफरेंटली ट्रीट करे फ्रॉम अदर 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो उसके लिए 115 हमारे पास सेक्शन है, जहां पे ईयर बाय ईयर गवर्नमेंट अलग अलग टाइप के इनकम्स को ऐड करके उन पे स्पेशल टाइप के रेट्स लगाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस चीज को गवर्नमेंट ने एक लग्जरी क्लास में डाला हुआ है, तो इसलिए इसको एक सेपरेट टैक्स रेट दिया गया है। इसको जो नॉर्मल हेड्स है उनमें नहीं डाला गया है, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी थी। तो इसके हिसाब से अब जो टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज है, या वीडीए अगर इसको हम अब कहे लीगल लैंग्वेज में,
तो वो अब किया जाएगा थ्रू सेक्शन 115 BBH, जो कि एप्लीकेबल हमारे पास होगा 1 अप्रैल 2022 से, फाइनेंशियल ईयर अगर हम बात करें, विच इज रेलिवेंट असेसमेंट ईयर जो हमारा उसका बनेगा 23-24 बनेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 194 की जो सीरीज होती है वो टीडीएस की होती है, आपको पता होगा। तो टीडीएस में भी इन्होंने एक सेक्शन इसमें ऐड किया हुआ जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे, और वीडीए को डिफाइन भी किया गया और वीडीए को प्रॉपर्टी डेफिनेशन में भी डाला गया। अब हम इन 4 सेक्शंस को जो है क्रक्स है उनका समझेंगे कि कहां-कहां पे गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करी हुई है। सबसे पहले जो सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है क्रिप्टो के रिलेटेड वो है 115 BBH। अब इस सेक्शन का जो क्रक्स है वो समझेंगे। सबसे पहली बात ये बोली गई इस सेक्शन में कि 30% जो है, जो हाईएस्ट टैक्स रेट है, 30% जो है टैक्स लगेगा किस पे, कोई भी इनकम अगर आप कमाते हैं फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वीडीए। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने क्रिप्टो में कोई कॉइन, आपने कोई एनएफटी या आपने कोई मेटावर्स बेचा है, सेल किया है, और वो सेल करने से आपको कोई इनकम हुई है, तो आपको उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। इसका इफेक्टिव डेट जो है ये कब से एप्लीकेबल होगा, वो होगा 1/4/2023, जिसका मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। यहां से आइए सेक्शन जो है आप एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 1 अप्रैल 22 के बाद जो भी वीडीए सेल होगा, उस वीडीए पे आपने जो भी इनकम कमाई है उसका आपको 30% जो है एज अ स्पेशल रेट टैक्स जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अलावा टैक्स रेट के अलावा और 2 बातें कही गई है जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। इस पर्टिकुलर सेक्शन के इंट्रोडक्शन के साथ क्या बातें कही गई है कि नो डिडक्शन और सेट ऑफ लॉसेस एक्सेप्ट सीओए विद वीडीए इनकम। इसको समझेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये इनकम जो आपकी निकाली जाएगी वो कैसे निकाली जाएगी वीडीए से, कि आपका सेल प्राइस क्या है, आपने सेल कितने पे किया है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने खरीदा कितने पे। सपोज आपने सेल किया है 40,000 पे, आपका कॉस्ट है 30,000, 10,000 आपका प्रॉफिट है, इस पे आपको 30% जो है टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई भी डिडक्शन या कोई भी सेट ऑफ नहीं मिलेगा। तो अगर हम लॉ की लैंग्वेज को हम वर्ड बाय वर्ड पढ़े तो इसके हिसाब से अगर आप कोई भी ब्रोकरेज इनकर करते हैं, खरीदने पे बेचने पे कोई कमीशन आप एक्रू करते हैं, कोई एक्सचेंज लॉस आपको हो जाता है कल को इसको कन्वर्ट करने में रुपये में, आपको उसमें से कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। आपको सिंपली सेल प्राइस में से कॉस्ट जितने पे आपने खरीदा है उसको माइनस करना है, आपकी जो इनकम आएगी और आपको उस इनकम पे 30% फ्लैट जो है टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डिडक्शन जो है इस इनकम से नहीं मिलेगी। किसी भी सेक्शन में, किसी भी एक्ट में कहीं भी कुछ लिखा हो, आपको कोई डिडक्शन इस इनकम में से नहीं मिल सकती। दूसरी बात, सेट ऑफ लॉसेस। इसका ये मतलब है अगर आपने कहीं और किसी और हेड में लॉस इनकर किया है, सपोज इसी एग्जांपल में आपने हाउस प्रॉपर्टी में आपका लॉस जो है वो 10,000 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो कोई भी सेट ऑफ जो है वो आपको इस इनकम के साथ नहीं मिलेगा। यानी अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी हेड में लॉस इनकर किया है, आप उसको यहां इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। वो लॉस आपका एज इट इज रहेगा, वो डील किया जाएगा एग्जिस्टिंग एक्ट के हिसाब से, और ये 3,000 पे आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक और जो लास्ट बात करी गई है सेक्शन में वो ये कही गई है जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में लॉस होता है, आप वो किसी और इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज मैंने सेल की वीडीए 50,000 की, जबकि मेरा परचेज प्राइस सीओए जो था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो मेरा था इसी वीडीए का, वो था 60K, तो मेरा 10K का लॉस हो गया यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई और बिजनेस इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है से 15,000, मैं इस 10,000 के लॉस को यहाँ 15,000 से एडजस्ट नहीं कर सकता। मुझे 15,000 पे अपना नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा एज पर जो भी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है, और ये लॉस जो मेरा है इसको मैं एडजस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एडजस्ट करना तो एक बात है, दूसरी बात मैं इसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता कि अगले साल मेरा क्रिप्टो करेंसी में गेन हो जाएगा वहां मैं एडजस्ट करूं। तो आंसर इज नो। यहाँ पे लॉ ने क्या किया है, यहाँ पे लॉ ने स्ट्रिक्टली लिखा है
कि आप इसको ना तो सेट ऑफ कर सकते कहीं और, ना आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कुल मिला के क्रक्स क्या हुआ, क्रक्स ये हुआ कि आपको ईयर बाय ईयर जो है, आपको ईयर बाय ईयर जो है क्रिप्टो करेंसी का अपना VDA का अपना P&L बनाना पड़ेगा। तो अगर आपका गेन है वहां पे तो आप टैक्स देंगे 30% के हिसाब से प्लस सेस, और अगर आपका लॉस है तो आपको कुछ नहीं करना, अगले साल नया P&L बनेगा। ये कुल मिला के क्रक्स है। आप कोई भी सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड इस लॉसेस का नहीं कर सकते। अगर कहीं और आपका लॉस है उसको भी आप यहां आके सेट ऑफ नहीं कर सकते, आपको इस क्रिप्टो पे टैक्स 30% देना ही है। तो ये कुल मिला के जो क्रक्स है ये इस सेक्शन का है। ठीक है, अब दूसरे सेक्शन को एनालाइज करते हैं, जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसको एनालाइज करते हैं। सेक्शन 194S इसको एनालाइज करते हैं। सेक्शन 194S जो है सबसे पहले ये कहता है कि कोई भी पर्सन which is responsible for paying consideration for transfer of VDA shall deduct tax at rate of 1%। इसको समझेंगे। कोई भी ऐसा बंदा जो पेमेंट कर रहा है, जो पेमेंट कर रहा है कंसिडरेशन की, ठीक है, जो मुआवजा दे रहा है किस चीज का, फॉर ट्रांसफर ऑफ VDA, यानी आपने VDA सेल किया, इसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। तो जो बंदा ये पैसे आपको दे रहा है VDA के अगेंस्ट, उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेमेंट करते टाइम आपको 1% TDS काट के दे। ठीक है, और ये कब से इफेक्टिव होगा, 1 जुलाई 22 से, यानी 1 जुलाई 22 से जो भी आप VDA सेल करेंगे उसका जो पेमेंट आपके पास आएगा वो TDS काट के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी लिमिट जो है वो 50,000, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो लिमिट 50,000 है साल की स्पेसिफाइड पर्संस के लिए, और अदर्स के लिए 10,000 है। आप मान लीजिए 50,000 से ऊपर आपको जो है उस पर TDS कटेगा। अब पॉइंट ये है कि ये रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग कंसिडरेशन कौन होता है, VDA का पैसा आपको कौन देगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास, सपोज एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास आज की डेट में बिटकॉइन है, तो आप बिटकॉइन बाहर जाके किसी को तो नहीं बेच सकते। तो आप अपने पास जो क्रिप्टो जो ये कॉइन्स है या जिनको हम VDA कहेंगे, आप ये कहाँ सेल करते हैं, आप ये सेल करते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो अगर हम कुल मिला के देखें तो ये TDS काटने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई, ये इन्हीं क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि ये जब आपको पेमेंट करेंगे क्रिप्टो सेल की, तब ये आपसे TDS काटेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो दो स्पेसिफिक केसेस है वो अलग से इन्होंने प्रोविजो में ऐड किए हुए हैं, जो कि सिग्निफिकेंट है, जिनको समझने की जरूरत है। इन्होंने प्रोविजो में दो केसेस ऐड किए हैं जो हम समझेंगे। क्या केसेस ऐड किए हैं, इन्होंने दो केसेस ऐसे किए हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास VDA हमने सेल किया, हमने VDA सेल किया और इसके बदले हमें VDA ही मिला, यानी हमने VDA सेल किया और VDA लिया, पहला केस। दूसरा केस हमने ये डिस्कस किया है कि हमने VDA सेल किया, इसके बदले हमें आधा कैश मिला, कुछ कैश और कुछ VDA मिला, लेकिन कैश इतना नहीं है कि वो TDS की लायबिलिटी को मीट कर सके। तो इस केस में TDS का क्या सिस्टम रहेगा। ठीक है, हम इस चीज को थोड़ा सा फिगर से समझेंगे कि क्या यहाँ पे गवर्नमेंट कहना चाहती है इस 194S के प्रोविजन में। पहला तो सिंपल है कि अगर आपको किसी ने कंसिडरेशन देना है VDA के ट्रांसफर का, तो उसको 1% TDS काटना है। तो आप में से जो लोग VDA में डील करते हैं उनको पता होगा कि जब हम VDA में डील करते हैं तो हमारे पास हर पर्टिकुलर जो एसेट क्लास का एक अकाउंट बनता है। सपोज ये मेरे पास रुपी है, ठीक है, ये मेरे पास बिटकॉइन मान लीजिए, और ये मेरे पास कोई और कॉइन मान लीजिए ABCD, चलो इथेरियम मान लीजिए 2 मिनट के लिए, 2 कॉइन्स हो गई। सपोज मैंने आज 80,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, तो मेरा अकाउंट जो है वो ऐसे दिखेगा 80,000 और दूसरी करेंसीज में कुछ नहीं है। इसके बाद सपोज मैंने 80,000 में से 80,000 रुपए का बिटकॉइन खरीद लिया, तो मेरा अकाउंट ऐसे दिखेगा। ठीक है, 80,000 रुपीज में लिख रहा हूँ, ये बिटकॉइन में कोई और 0.00 कुछ हो सकता है। ठीक है, मैं 100,000 रुपीज में लिख रहा हूँ, ऐसा मेरा अकाउंट होगा। अब क्या यहाँ पे इशू बोल रहे हैं कि अगर सिंपली कल को मैंने ये 80,000 का जो बिटकॉइन है इसको सेल किया 90,000 में फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी पोजीशन क्या रहेगी, मेरी पोजीशन ये रहेगी कि 90,000 मुझे कैश नहीं मिलेगा, इसमें से 1% जो है TDS कटेगा मेरा, जो कि है 900 रुपीज। ठीक है, तो होगा क्या, मुझे यहाँ पे जो है 90,000 नहीं मिलेगा, मुझे 90,000 में से
जो है मेरा 900 रुपीज जो है वो लेस हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी मुझे यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे मिल जाएगा और ये मेरा अकाउंट ऐसे दिखेगा, और मेरा जो 900 रुपीज जो मेरे है सेल के बाद वो मेरे चले जाएंगे टीडीएस में। तो ये तो हो गया पहला सिंपल सा केस। अब दूसरे केस में आप देख लीजिए, अगर दूसरे केस में ऐसे हो रहा है कि जो 80,000 रुपए के बिटकॉइन है ये मैंने सेल किए सपोज 85,000 में, और मैंने कैश नहीं लिया, मैंने इसके बदले क्या किया, इथेरियम खरीद लिया, तो मेरा अकाउंट जो है वो ऐसे दिखेगा। तो मैंने 80,000 के बिटकॉइन जो लिए थे, मैंने इनको 85,000 में सेल करके इथेरियम ले लिया, एक और वीडियो ले लिया। अब पॉइंट क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो आई हैव बीन पेड द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ वीडीए, मुझे कंसिडरेशन तो मिली है, लेकिन कंसिडरेशन कैश में नहीं थी, ये थी इन फॉर्म ऑफ अनदर वीडीए। या दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में अगर आप देखें, दूसरे केस में क्या होगा, मैंने 40,000 रुपीज जो है या 30,000 रुपीज जो है वो कैश ले लिया अपने पास, और जो बाकी 55,000 रुपीज है उसका मैंने इथेरियम ले लिया। पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये दूसरा केस है। अब इस केस में टीडीएस की क्या इंप्लीकेशन रहेगी, तो सेक्शन कहता है कि इस केस में भी जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग कंसिडरेशन है उसको टीडीएस काट के ही पेमेंट करनी है। अब अगर कैश उसके पास सफिशिएंट नहीं है वो टीडीएस काटने के लिए, तो वो जो आपका कैश का जो अकाउंट है उसको नेगेटिव करेगा। सपोज इस केस में 850 रुपए आपका टैक्स बन रहा है 85,000 रुपीज पे, इस केस में तो कैसे करेगा, आपका जो रुपी अकाउंट है वो -500 कर देगा, ये जो है -500 कर देगा, और जो इथेरियम है आपको नेट दे देगा। ठीक है, नेट दे देगा, या तो अगर नेट नहीं देगा पूरा ही देगा 85,000 रुपीज, तो आपका फिर जो 500 है वो यहाँ से क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, और फाइनली जब आप पैसा ले जाएंगे तो उस टाइम पे वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो कुल मिला के क्रक्स क्या है, क्रक्स ये है कि अगर आप कैश में पैसा ले जाएंगे, आधा कैश में ले जाएंगे, या आप वीडीए के बदले वीडीए खरीदेंगे, तब भी आप ये टीडीएस लगेगा और वो आपके रुपी अकाउंट से जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्रक्स सेक्शन नंबर 194S का। इसके बाद एक और अमेंडमेंट जो हुई है जिसको काफी लोग मिस कर रहे हैं, वो ये है कि हमारे पास एक सेक्शन होता है सेक्शन 56 अदर सोर्सेज वाला सेक्शन है, ये है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस सेक्शन को काफी स्ट्रॉन्ग किया गया था। क्यों, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि गिफ्ट में काफी ज्यादा जो है टैक्स इवेजन हुआ करता था। गिफ्ट मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर करे, या तो विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी पेमेंट के, या उसका जो वैल्यू है उससे कम की वैल्यू पे उसको ट्रांसफर करे। तो वहां पे जो टैक्स इवेजन को रोकने के लिए काफी ज्यादा इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाया गया था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी स्ट्रॉन्ग बनाया गया था। तो इस सेक्शन में क्या लिखा गया है कि अगर आप कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करते हैं फॉर नो कंसिडरेशन, या तो फ्री में करते हैं या जितनी उसकी वैल्यू है उससे कम में करते हैं, तो जिस बंदे को आप ये दे रहे हैं उसको इस पे टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को गिफ्ट किया गोल्ड से, कोई गोल्ड का जो आर्टिकल है गिफ्ट किया फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी प्राइस जो है 1 लाख, तो बी के हाथ में ये 1 लाख जो है इनकम मानी जाएगी। तो इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया, तो टाइम स्ट्रॉन्ग किया गया था। या 1 लाख का गोल्ड आर्टिकल था, इसने 20,000 में ही दे दिया इसको, तब भी 80,000 रुपए इस बी को जो है टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज वो इसकी इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया गया, सिंपली जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमारे पास है सेक्शन 56 में, जो एक्सप्लेनेशन है तो क्लॉज 4 में जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन थी एक्ट में, उसमें सिंपली इतना लिखा गया कि द एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी shall have the same meaning in फलाना फलाना सेक्शन, जो उसका मीनिंग लिखा गया है ऑलरेडी, लेकिन उसमें जो इंक्लूड किया जाएगा वीडीए इंक्लूड किया जाएगा। तो सिंपली ये बोला गया कि हमारे पास प्रॉपर्टी की जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन है उसमें आप वीडीए को जो है वो एडेड मानेंगे, उसमें भी वीडीए भी इंक्लूड है। अब इससे क्या हुआ, इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में वीडीए ऐड करने से क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अब अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं वीडीए विदाउट कंसिडरेशन, या जिसकी जो मार्केट वैल्यू उससे कम, सपोज बिटकॉइन सपोज 32 लाख की है एक,
और आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं 20 लाख में गिफ्ट दे रहे हैं, तो जो 12 लाख रुपए बनेंगे उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वीडीए जो है वो 1/4/2022 से प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में जो है ऐड किया गया। ठीक है, तो ये कुल मिला के वो जगह थी जहां पे जो है इस वीडीए को नए एक्ट ने, नए फाइनेंस बिल ने डील किया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइनेंस बिल में जहां जहां भी अमेंडमेंट्स हुई है हम उसको एक बार पढ़ते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली जो है क्या मतलब इन अमेंडमेंट्स का है। एक बार डायरेक्ट से इसको एक बार देखेंगे। तो अब जो एक्चुअल लीगल लैंग्वेज हम उसको देख रहे हैं, जो फाइनेंस बिल से मैंने कॉपी किया है, अब हम इसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा गया है कि सेक्शन 115 बीबीजी के बाद एक और सेक्शन ऐड किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा, जिसका नाम है सेक्शन 115 बीबीएच। ठीक है, और ये सेक्शन जो अप्लाई होगा, एप्लीकेबिलिटी इसकी 1/4/2023 से, असेसमेंट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 1/4/2022 से इसकी एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, और इसका नाम होगा सेक्शन का टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम वीडीए। ठीक है, तो क्या लिख रही है इसमें गवर्नमेंट कि जब भी टोटल इनकम में कोई भी ऐसी इनकम इंक्लूड हो जो आपने डिराइव की है कहां से, फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वीडीए, अगर आपने वीडीए सेल करके कोई भी इनकम अर्न की है और वो इनकम आपकी ओवरऑल इनकम में इंक्लूड है, तो आपका टैक्स कैसे माना कैलकुलेट किया जाएगा? तो आपका टैक्स दो पार्ट में कैलकुलेट किया जाएगा। पहला कि कि आपको 30% रेट पे वीडीए का टैक्स निकालना है, प्लस वीडीए की इनकम निकाल के जो नॉर्मल इनकम आपकी है रिड्यूस करके जो इनकम बनेगी उस पे आपको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? इतनी इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज का क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपकी नॉर्मल इनकम जो इस साल की है वो 7 लाख है और वीडीए से आपने 3 लाख की इनकम जो है वो अर्न की है, तो 7 लाख पे आप अपने एग्जिस्टिंग रेट के हिसाब से टैक्स देंगे, जो भी स्लैब रेट है, जो भी आपका रेट है, और 3 लाख पे आप 30% फ्लैट टैक्स देंगे। यही उन्होंने कुल मिला के लिखा है कि अगर आपकी इनकम में कोई वीडीए की इनकम इंक्लूड है तो वीडीए पे आप 30% टैक्स देंगे और बाकी जो इनकम रिड्यूस करके निकलेगी टोटल इनकम में से उस पे आप नॉर्मल टैक्स दे देंगे, जो नॉर्मल एक्ट में अपनी प्रोविजंस है। ठीक है, तो जो दूसरी बातें थी वो उसके बाद नीचे लिखी गई है सेक्शन 2 में। क्या लिखी गई है? वो ये लिखा गया है कि notwithstanding anything contained in any other provisions of this act, तो इसका मतलब क्या है? ओवरराइडिंग क्लॉज है कि एक्ट में कहीं और कुछ भी लिखा हो, एक्ट में कहीं और कुछ भी लिखा हो, आपको कोई भी डिडक्शन किसी भी खर्चे का या कोई भी अलोवेंस या कोई भी सेट ऑफ नहीं मिलेगा। ठीक है, जब ये इनकम निकालेंगे क्लॉज 1A की ऊपर जो मैं आपको दिखा 1A मतलब 30% वाली इनकम जब निकालेंगे, ये निकालते टाइम आपको कोई भी डिडक्शन, अलोवेंस, सेट ऑफ कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको बस एक चीज मिलेगी जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज इट। ठीक है, आगे वाली बात 2B में लिखी गई है, कोई भी सेट ऑफ, अगर आपको कोई लॉस होता है वीडीए से, अगर आपको वीडीए पे कोई लॉस हो रहा है, सपोज आपने इस बार 10 लाख का लॉस आपने किया है वीडीए पे, आपको इसका कोई भी सेट ऑफ नहीं मिलेगा, आपको कोई भी सेट ऑफ इसका नहीं मिलेगा, आप इसको कहीं और ले जाके सेट ऑफ नहीं कर सकते। प्लस, ठीक है, प्लस, और अगर ये लॉस हुआ है इसको आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, आपका लॉस इस साल हुआ तो हो गया, आप इसको अगले सालों में एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसके बाद सेक्शन 194R के बाद 194S जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसका नाम होगा पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ वीडीए। तो क्या इसमें लिखा गया है कि कोई भी पर्सन जो रेस्पॉन्सिबल है किसी रेजिडेंट को पे करने के लिए कंसिडरेशन, किस चीज का कंसिडरेशन? जब आपने वीडीए को ट्रांसफर किया है, तो क्रेडिट करते टाइम या पेमेंट देते टाइम, व्हिचएवर इज अर्लियर, ऐसे ही होता है, वो इसको 1% टैक्स जो टीडीएस है वो काट के देगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। फिर दूसरी बात थी कि हो सकता है कि वीडीए के बदले वीडीए हो सकता है वीडीए के बदले वीडीए हो, ठीक है, और कैश में कुछ भी नहीं हो, या ये हो सकता है कि आधा कैश हो और आधा वीडीए हो, लेकिन कैश उतना ना हो कि टीडीएस की लायबिलिटी को मीट कर सके। तब क्या करना है? तब भी बिफोर रिलीजिंग द कंसिडरेशन, पेमेंट करने से पहले, जब भी वो पेमेंट की बात आएगी,
उसको एंश्योर करना पड़ेगा। उसको मतलब किसको, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इसका मतलब होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एग्जाम्पल वजीर एक्स और दूसरे हमारे पास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है। तो इनको एंश्योर करना पड़ेगा कि इन्होंने जो टैक्स है वो काटा हुआ है इस चीज पे, ठीक है। और ये मेरे पास प्रॉपर्टी की एग्जिस्टिंग डेफिनेशन थी, और लॉ ने जो इस बार फाइनेंस बिल में डाला वो ये डाला, ये जो अभी ऊपर लिखी है ये एग्जिस्टिंग डेफिनेशन है प्रॉपर्टी की, ये एग्जिस्टिंग है। और लॉ ने अभी क्या ऐड किया है, एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी शैल हैव सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट इन क्लॉज डी। प्रॉपर्टी का वही मतलब रहेगा जो क्लॉज डी में ऑलरेडी है, मतलब यही मतलब रहेगा, लेकिन इसमें अब ऐड किया जाएगा वीडीए। तो ये गिफ्ट वाले सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। और एक लास्ट बात, इस एक्ट ने वीडीए को डिफाइन कर लिया, जो कि बहुत जरूरी था, बिकॉज आप टैक्स वीडीए पे लगा रहे हैं तो कल को ये एम्बिग्विटी ना हो कि वीडीए में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो वीडीए को सेक्शन 247A में जो है वो डिफाइन किया गया है। तो क्या डेफिनेशन दी गई है, ध्यान से देखेंगे कि वीडीए का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी कोड, कोई भी टोकन, लेकिन वो इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी ना हो। इसका मतलब जो डॉलर है, यूरो है, ये इसमें फॉल नहीं करेंगे, इनको आप एज इट इज अपने हिसाब से करेंगे जैसे कर रहे थे। लेकिन इंडियन करेंसी, रुपी और फॉरेन करेंसी को छोड़ के जो भी इंफॉर्मेशन, कोड या टोकन है जो क्रिप्टोग्राफिक मींस के थ्रू आप लोग जनरेट करते हैं, यानी इसका मतलब कुल मिला के जो दूसरी कॉइन्स मार्केट में अवेलेबल है, जो 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 कोड्स के जरिए जनरेट की गई है, उनको मार्केट में कुछ भी नाम चल रहा हो, वट एवर नेम कॉल्ड, कुछ भी कहा जाता हो मार्केट में। लेकिन अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोड या टोकन है जो क्रिप्टिक फॉर्म में, ठीक है, जो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जनरेट की गई हो, और वो डिजिटली रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, वो डिजिटली रिप्रेजेंट करता है वैल्यू एक्सचेंज्ड को, ठीक है। और उसका प्रॉमिस ये है कि वो जो है उसका कोई इनहेरेंट वैल्यू है, ठीक है, और उसको यूज किया जाता है कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, और उसको ट्रांसफर, स्टोर या ट्रेड किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। अब कुल मिला के ये क्या चीज है, ये क्रिप्टो करेंसीज की ही बात हो रही है, क्रिप्टो कॉइन्स की बात हो रही है। जैसे बिटकॉइन हो गया, जैसे बिटकॉइन हो गया, जैसे कार्डानो हो गया, डिफरेंट जो कॉइन्स अभी है उन सब की बात हो रही है। और उनके जो फीचर्स है वो सारे कोशिश किए गए यहाँ पे कवर किए जाए। क्या क्या फीचर्स है, पहला, उनका जो जनरेशन हो वो क्रिप्टिक फॉर्म में हो, जनरेशन क्रिप्टिक फॉर्म में हो, ये पहला फीचर है। दूसरा फीचर, वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी इनहेरेंट वैल्यू को, यानी उनकी कोई वैल्यू, से बिटकॉइन की वैल्यू अभी 30 लाख 40 लाख है, वो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हो। तीसरा, वो या तो ट्रांजेक्शन के लिए यूज किए जाते हो या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए जाते हो। 3 और 4 और 5वां जो फीचर बताया गया वो यही बताया गया है कि उनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वो ट्रांसफरेबल है, स्टोर कर सकते हैं, अपने वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं, और ट्रेड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, इनको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं डिजिटली, दे आर ट्रेडेबल, एक्सचेंजेबल। तो जब ये सारी क्वालिटीज आ जाएंगी तो उसको हम वीडीए कहेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्रिप्टिक कॉइन्स के बारे में ये जो है पहला डेफिनेशन है। तो दूसरा लिंब है इसका, वो एनएफटीज के बारे में है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले बताया था, वो एनएफटीज के बारे में है। और तीसरा जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक एनेबलिंग प्रोविजन रखा है कि कल को गवर्नमेंट कोई भी डिजिटल एसेट जो है, कोई भी डिजिटल टाइप का एसेट, गवर्नमेंट को पता है कि आगे और भी इस तरह टाइप के एसेट्स बनेंगे, कोई भी डिजिटल एसेट्स जो है उनको बाय नोटिफिकेशन वीडीए मान सकते हैं। और ये क्लॉज है, मुझे लग रहा है कि जो सबसे पहले जो चीज आएगी वो मेटावर्स में जो भी सेल परचेज हो रहा है वो कल को थ्रू बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन जो है इस क्लॉज में फॉल करा लेगी गवर्नमेंट। तभी गवर्नमेंट ने ये एनेबलिंग प्रोविजन अपने लिए इस चीज में रखा है। तो ये था पूरा जो क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड, वीडीए के रिलेटेड जो पूरा अभी जो इस फाइनेंस बिल ने एड्रेस किया है, ये सारी बातें उसके बारे में थी। अब अगर आप यहां तक मेरे साथ बने हुए हैं तो जाते जाते आपको एक टेक्स्ट प्लानिंग बता देता हूं। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आप डिजर्व करते हैं कि आप टेक्स्ट प्लानिंग कर ले। तो टेक्स्ट प्लानिंग बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास कोई भी वीडीए आज की डेट में है, चाहे आप गेन में है चाहे आप लॉस में है, तो बिफोर 31 मार्च आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करके री इन्वेस्ट कर लीजिए सेम लेवल्स पे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपको ये एडवाइस क्यों दे रहा हूं। इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप अभी गेन में है, अगर आप गेन में है
तो अभी जो आपको टैक्स देना पड़ेगा इस साल के लिए 1/4/2021 से 31/3/2022 तक, वो आपको अपने स्लैब रेट के हिसाब से देना होगा। अगर आपका स्लैब 10% है, 5% है या 20% है, अगर आप 30% से कम है, तो अभी जो आपको टैक्स लगेगा अपने स्लैब के हिसाब से लगेगा। आप डिडक्शन भी ले सकते हैं अभी, और आप अपने खर्चे भी अभी बुक कर सकते हैं, ब्रोकरेज कमीशन सब कुछ बुक कर सकते हैं, बिकॉज एप्लीकेबिलिटी जो 115 की है वो अगले साल से है। तो अगर आप गेन में है तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है कि आप अभी एग्जिस्टिंग स्लैब के हिसाब से टैक्स दे के सारा डिडक्शन अभी क्लेम कर सकते हैं इस रिटर्न में। लेकिन अगर आप लॉस में है तो लॉस में ये फायदा है कि अभी आपको लॉस का कैरी फॉरवर्ड भी मिल जाएगा और आपको भी लॉस का सेट ऑफ भी मिल जाएगा। और वो कैसे आपको करना है, उसके लिए जो मेरी प्रीवियस वीडियो है वो आप देखेंगे, जो मैंने क्रिप्टो करेंसी पे बनाई थी उस टाइम पे, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्रिप्टो करेंसी की टैक्सेशन में। तो ये साल के लिए आप फ्री है, 20, 21 और 21-22 के लिए आप फ्री है कि टैक्स लॉज के हिसाब से आप कहाँ पे इसको टैक्स करें। लेकिन 1/4/2022 के बाद आपको नए जो सेक्शन है उनके हिसाब से इसका वीडीए का टैक्सेशन जो है करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई भी होल्डिंग है वीडीए में, तो 31/3/21 से पहले आप एग्जिट करके, सॉरी 31/3/22 से पहले आप एग्जिट करके सेम लेवल्स पे जो है उसको री इन्वेस्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू।